हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज का वीडियो है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अब तक हमने पढ़ लिया है जो भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा डच कंपनी के बारे में, फिर जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। इन कंपनी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी कंपनी और जो एक डेनिश कंपनी, ये दो यूरोपीय कंपनी बची है, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी, सबसे पहले हम उसका नाम देख लेते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेज। तो ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम था, जिसकी स्थापना हुई थी 1616 में। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है कोलबर्ट को। और कोलबर्ट कौन था? कोलबर्ट एक जो फ्रांसीसी सरकार थी उसमें एक मंत्री था। तो ये लुई 14वें का मंत्री था। लुई 14 का मंत्री था कोलबर्ट, जिसने कि इस फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करी थी। और ये एक सरकारी कंपनी थी। जब सरकारी मंत्री स्थापना करे तो सरकारी कंपनी होगी ये। अब सरकारी कंपनी जो थी, इसकी पूंजी कितनी पूंजी से स्टार्ट हुई थी? तो ये पूंजी से स्टार्ट हुई थी 30 लाख फ्रैंक। 30 लाख फ्रैंक की पूंजी से स्टार्ट हुई थी। अभी कंपनी जो भारत में आई थी, इसकी कुछ कंडीशन थी। इसकी कंडीशन ये थी कि 10 साल तक ये भारत में व्यापार करेगी और 10 साल तक जो भी नुकसान होगा, उस नुकसान की जिम्मेदारी जो लेगा वो जो फ्रांसीसी सरकार होगी वो लेगी। और 10 साल के बाद जो होगा वो उसके बाद कंपनी अपने जो नुकसान या फिर जो मुनाफा होगा वो खुद बेयर करेगी। तो इसमें ये भी नोट कर लेते हैं हम, 10 साल तक नुकसान की जिम्मेदारी फ्रांसीसी सरकार की थी। ठीक है जी। तो इस तरह से कंपनी की स्थापना होती है। सॉरी, 1616 नहीं है, 1664 है। 1664 में स्थापना हुई थी। तो इस तरह कंपनी की स्थापना हो जाती है, जो कि एक सरकारी कंपनी होती है। आप देखते हैं कि भारत में किस तरह से आई, इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई और कैसे कैसे इन्होंने अपने भारत में व्यापार को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो 1664 में कंपनी की स्थापना होती है, पर इसकी जो पहली फैक्ट्री लगाई जाती है वो लगाई जाती है 1668 में। 1668 में 4 साल बाद पहली फैक्ट्री लगती है, प्रथम फैक्ट्री। अरे पहली फैक्ट्री जो लगती है ये कहाँ पर लगती है? ये लगती है सूरत में। सूरत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री लगाई जाती है। और इसको लगाने का श्रेय जाता है, वो जाता है फ्रैंको कैरो। तो फ्रैंको कैरो ने जो पहली फैक्ट्री होती है ये लगाई होती है। अब इसके बाद जो दूसरी फैक्ट्री होती है वो लगती है 1669 में। दूसरी फैक्ट्री ये जो दूसरी फैक्ट्री होती है ये लगती है मसूलीपट्टनम में। तो भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी की 2 फैक्ट्री लग गई। पहली फैक्ट्री सूरत में जो कि फ्रैंको कैरो ने लगाई, और जो दूसरी फैक्ट्री थी वो लगी मसूलीपट्टनम में 1669 में। और फ्रैंको कैरो जो होता है ये पहला गवर्नर होता है, प्रथम गवर्नर होगा इस कंपनी के, इस फैक्ट्री के लिए। भारत में 2 फैक्ट्री लग गई हैं। उसके बाद फ्रांसीसी क्या करते हैं, 1673-74 में
पुडुचेरी की स्थापना करते हैं। पुडुचेरी में फ्रांसीसी बस्ती बसानी शुरू करते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, पांडिचेरी की स्थापना। तो ये यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे फ्रांसीसी बस्ती बसाई जाती है। फ्रांसीसी बस्ती बसाई जाती है। और जो पुडुचेरी की स्थापना होती है ये किसने करी होती है, ये करी होती है फ्रैंको मार्टिन ने। और फ्रैंको मार्टिन जो होता है वो पुडुचेरी का पहला गवर्नर होता है, प्रथम गवर्नर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडिचेरी का पहला गवर्नर कौन था या फिर फ्रांसीसी कंपनी का भारत में पांडिचेरी का गवर्नर कौन था, तो वो होता है फ्रैंको मार्टिन। अब फ्रैंको मार्टिन क्या करता है पांडिचेरी में, ये एक फोर्ट बनवाता है। तो इस फोर्ट का नाम होता है फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई की स्थापना करवाता है ये। फोर्ट लुई की स्थापना भी फ्रैंको मार्टिन कराता है। और ये जो पांडिचेरी होता है ये भारत में धीरे धीरे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांसीसियों के लिए, ये फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन जाता है। तो अगर पूछा जाता है भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था फ्रांसीसी कंपनी का, तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि और कहाँ पे बस्ती बसाई जाती है। तो जो अगली बस्ती होती है वो बसाई जाती है चंद्रनगर में। तो 1690 में क्या होता है, 1690 में चंदनगर की स्थापना होती है। चंदनगर के अंदर जो फ्रांसीसी बस्ती होती है उसकी स्थापना होती है। और जो चंदनगर में जो फ्रांसीसी बस्ती बसाने की जो अनुमति मिलती है, वो अनुमति किससे मिलती है, वो मिलती है जो बंगाल का मुगल सूबेदार होता है। उसका नाम होता है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां से अनुमति मिलती है। तो शाइस्ता खां से अनुमति मिलती है चंदनगर में फ्रांसीसी बस्ती बसाने की। यह हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है 1693 में जो डच होते हैं, डचों के और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता है। और जिस संघर्ष का नतीजा ये निकलता है कि डच जो पुडुचेरी होती है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, पुडुचेरी को जीत लेते हैं। तो 1693 में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया। तो 1693 में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया। अब क्या होगा, अब 4 साल तक जो पांडिचेरी होता है वो डचों के अधिकार में रहता है। और 4 साल बाद 1697 में क्या होता है, एक संधि होती है जिसको कहते हैं रिजविक की संधि। रिजविक की संधि। और इस संधि से क्या होता है, इस संधि से जो पांडिचेरी होता है वो डचों के पास होता है, और डच जो होते हैं इस संधि के बाद वापस फ्रांसीसियों को मिल जाता है। तो रिजविक की संधि से पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिला। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब फ्रांसीसियों को दोबारा पांडिचेरी मिल गया है और इस तरह से फ्रांसीसी भारत में अपना व्यापार करते रहेंगे। अब इसके बाद तो दक्षिण पूर्वी एशिया में और भी जगह पर अधिकार करते हैं भारत के अलावा, वो भी हम देख लेते हैं। तो 1721 में मॉरिशस पर अपना अधिकार करते हैं। 1725 में माही जो कि मालाबार तट पर है। उसके अलावा 1739 में
करिकाल पर, करिकाल जो कि तमिलनाडु में है। तो इन जगह को भी वो अपने कब्जे में ले लेते फ्रांसीसी। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी आता है जिसका नाम है डुप्ले, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो डुप्ले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर फ्रांसीसी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि डुप्ले के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसलिए हम डुप्ले को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1741 में डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया जाता है। तो 1741 में डुप्ले क्या होता है, डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया जाता है। और ऐसा नहीं कि डुप्ले पहली बार भारत में आया, डुप्ले इससे पहले ही भारत में होता है। इससे पहले 1730 में वो चंद्रनगर का गवर्नर होता है, पर 1741 में पौंडीचेरी जो कि फ्रांसीसियों का भारत में मुख्यालय है फ्रांसीसी कंपनी का, वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। अब इसके पास इतनी पावर होती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने शुरू कर देता है। और इसके निर्णय ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार होता है, वो पहले जो उनका उद्देश्य होता है वो व्यापार करने का होता है, पर बाद में जो डुप्ले के आने के बाद फ्रांसीसी कंपनी होती है वो भारत की राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। और उस सक्रिय होने का नतीजा ये निकलता है कि जो अंग्रेज होते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं, वो भारत की राजनीति में पहले से काफ़ी सक्रिय होते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी और जो फ्रांसीसी कंपनी होती है, इनके बीच में संघर्ष होना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इनके बीच में, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिनको कहते हैं हम कर्नाटक के युद्ध। तो वो सारा हम पढ़ेंगे। तो पहले डुप्ले के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो डुप्ले को एक उपाधि मिलती है नवाब की। तो डुप्ले को नवाब की उपाधि मिलती है, और ये उपाधि किसने दी होती है, ये दी होती है दक्कन के सूबेदार, दक्कन के सूबेदार ने, जिसका नाम होता है मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फरनगर जो कि दक्कन का सूबेदार होता है, वो डुप्ले को नवाब की उपाधि देता है। और डुप्ले क्या करता है, डुप्ले के बारे में एक और लिख लेते हैं। डुप्ले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति होता है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति होता है जो कि यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखता है, जो कि यूरोपीय साम्राज्य की भारत में नींव रखता है। तो डुप्ले भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखता है, या फिर भारत में यूरोपीय साम्राज्य, इसको हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी, तो उसमें डुप्ले आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो भी डुप्ले हो जाएगा। यह हमें याद रखना है। अब डुप्ले ने किया क्या था, डुप्ले ने जो भारत के जो राजदरबार थे, भारत के राजदरबार में भारत के ही खर्चे पर जो यूरोपीय सेना थी उसको नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी नोट कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर यूरोपीय सेना नियुक्त करता है। तो ये तो थे डुप्ले के बारे में। अब डुप्ले के बारे में हम आगे भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे 3 फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।